हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई के सामान्य अध्ययन यानी जीएस में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे थे। इसके पहले की 4 क्लास में हम लोगों ने इसके 120 प्रश्नों को कवर किया था, यानी ये हिस्ट्री की 5वीं और आखिरी क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 4 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कल से हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था उसके सभी प्रश्न शामिल हैं। दोस्तों, इसमें पीआरटी के समान अध्ययन में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, वो सभी प्रश्न शामिल हैं। 6 to 8 के समान अध्ययन जो 40 नंबर का जीके जीएस आता है, उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। टीजीटी और पीजीटी के समान अध्ययन में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ का मूल्य है मात्र 21 रुपए। इसमें सभी क्लास की पीडीएफ शामिल है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई जगह इसका आंसर आप लोगों को फर्जी आंदोलन भी देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर वहाबी आंदोलन माना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में पूछा गया था। इसको डिटेल से देखते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में। वहाबी आंदोलन इस्लाम धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और पैगंबर मोहम्मद के समय के धर्म को लौटाना इसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में अरब में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है अरब में हुई थी। यह आंदोलन धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध और कर के विरोध में था। जो वहाबी आंदोलन था, यह आंदोलन धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध और कर के विरोध में था। ब्रिटिश सरकार ने कुछ क्षेत्रों में दाढ़ी रखने, धार्मिक पोशाक पहनने आदि पर कर लगाए थे, जिसे इस्लामी परंपरा के खिलाफ माना गया और इसी के विरोध में वहाबी समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अरब में वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। अरब में वहाबी आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे। भारत की बात करें तो भारत में वहाबी आंदोलन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से शुरू हुआ था। भारत में 19वीं शताब्दी में यह शुरू हुआ था और अरब में 18वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। और भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। और इसका केंद्र क्या था इस आंदोलन का? इंपॉर्टेंट है ये। वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? तो पटना था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ और इस्लामी शुद्धता की पुनर्स्थापना के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड हेयर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड हेयर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नव भारत का तारा, नए भारत का पैगंबर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है टीआरई में, नए भारत का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का युगदूत आदि नामों से जाना जाता है। इनके सभी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, 1825 में वेदांत कॉलेज, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन इन्होंने 1821 में शुरू किया था, और मिरातुल अखबार, इसका प्रकाशन 1822 में शुरू किया था। और ये जो मिरातुल अखबार था, ये फारसी भाषा में था। ठीक है, फारसी में था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ध्यान रखिएगा, अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इनकी साहित्यिक कृतियां यानी पुस्तकों की बात करते हैं तो द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तुफत उल मुहद्दीन, कठोपनिषद, केनोपनिषद आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब पास किया था? 1863 में। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। वे रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे? बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऑटोबायोग्राफी ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पुस्तक के लेखक है। इनकी पुस्तक की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? संपादक पूछा इसमें तो अरविंद घोष। ऑप्शन बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन 1906 से प्रारंभ हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस भाषा में था ये? तो अंग्रेजी भाषा में था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। अगर पूछा होता इसमें कि इसकी स्थापना किसने किया था तो 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने इसकी स्थापना की थी और इसका संपादन अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। नोट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1909 में मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम ये अरविंद घोष का भी है और वंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा का भी समाचार पत्र है और ये पेरिस से इसको प्रकाशित करती थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम गीत भी है और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम
कहां से लिया गया है, किस पुस्तक से, तो आनंद मठ से लिया गया है। पूछा गया था आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे गाया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था, किसके द्वारा, तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है ये। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसके क्या थे, संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में बदल गई और यह बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कौन सी पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई थी, तो अमृत बाजार पत्रिका। पहले ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था, ठीक है, वो भी रातों रात। नोट ध्यान रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा जाता है कब आया था, तो 1878 में आया था। ये कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था 1878 में। और इसे समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया था। आया 1878 में था, लिटन के द्वारा लाया गया था, और इसे समाप्त 1882 में लॉर्ड रिपन ने कर दिया था, ठीक है। और इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये किसकी पुस्तक है, तो ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। गीता रहस्य किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है, गीता रहस्य, इंपॉर्टेंट है ये। प्रिजन डायरी 1975 ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, प्रिजन डायरी। भारत का आर्थिक इतिहास यानी भारत का आर्थिक इतिहास किसका है, तो रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है ये। इंडिया विंस फ्रीडम ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अबुल कलाम आजाद की पत्रिका का नाम क्या था, तो अल हिलाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल हिलाल। अब्दुल कलाम आजाद की पत्रिका का नाम है अल हिलाल, ठीक है। कुछ पत्रिका के बारे में देखते हैं, अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल और अल बलाग ये अबुल कलाम आजाद की पत्रिका है। कॉमरेड, तो कॉमरेड किसका है, तो मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, कॉमरेड जो है मोहम्मद अली जौहर की पत्रिका है। जमींदार किसका है, तो मौलाना जफर अली की पत्रिका थी, ठीक है, मौलाना जफर अली का। हिंदू इंपॉर्टेंट है, द हिंदू ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, टीआरई 3 में पूछा गया था द हिंदू, तो ये बी राघवाचार और जीएस अय्यर, ठीक है, इनकी पत्रिका थी ये। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त की पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और नव भारत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नव भारत ये किसका है, तो ये महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया यानी नव भारत और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। केसरी और मराठा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। तहजीब उल अखलाक
तहजीब उल अखलाक, तो ये सर सैयद अहमद खान की पत्रिका है तहजीब उल अखलाक। राष्ट्र गुप्तार इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र गुप्तार ये दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है। ये सारे इंपॉर्टेंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल से ज्योग्राफी की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी 1931। टीआरई 2 का प्रश्न है, टीजीटी में पूछा गया था। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था, और इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसका प्रकाशन जो है कहां से? पटना से किया जाता था। 1932 में जो है कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 1943 में फिर से शुरू कर दिया गया था, और यह समाचार पत्र बिहार की राजधानी पटना से न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण ये नील विद्रोह पर आधारित है, ठीक है, नील विद्रोह पर आधारित है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दीन बंधु मित्र की रचना है। ऑप्शन सी, दीन बंधु मित्र की रचना है नील दर्पण। टीजीटी का प्रश्न है ये। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1860 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आनंद मठ जो है किस विद्रोह पर आधारित है? अभी कल ही मैंने बताया था, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बने थे। आनंद मठ जो है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में किस पर आधारित है और इसका प्रकाशन कब हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये टीआरई 2 में पूछा गया था और टीजीटी में पूछा गया था ये, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ और पुस्तकों की बात करते हैं, तो चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है आत्मकथा, कुछ यादें, बापू के कदमों में, ठीक है, बापू के कदमों में, और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है ये, अभी आगे आएगा प्रश्न। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व इतिहास की झलक। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की बात करें तो इनकी पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंपॉर्टेंट है ये। ग्राम स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया था प्रश्न कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्हीं पर उन्होंने पुस्तक लिखा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये। लाला लाजपत राय की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया, इनका जरूर ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, ये भी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? अभी मैंने पीछे बताया था, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की पत्रिका का नाम था। टीआरई 2 में पूछा गया था 6 to 8 में। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग
महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। और इनकी अन्य पत्रिका ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये चारों जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकी बुक भी ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जो पीछे बताया। ठीक है, नेक्स्ट, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका की प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? आप सभी को पता होगा, हुंकार जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें यमुना कारजी भी जुड़े थे, राहुल सांकृत्यायन भी जुड़े थे और सहजानंद सरस्वती भी जुड़े थे। इसलिए इसका आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन डी माना है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। ठीक है, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। राहुल सांकृत्यायन इसके क्या थे? संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। नोट ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये इंपॉर्टेंट है, कल ही प्रश्न आया था ये। ठीक है, पूछा गया आपके एग्जाम में। उन्होंने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की इन्होंने स्थापना की थी और इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, अगर आपने पिछली 4 क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, और कई प्रश्न तो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी के लिए है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 की, चाहे टीजीटी और पीजीटी की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बी.आर. अंबेडकर की पुस्तक है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, यह पुस्तक जो है 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इनके अन्य कृतियां ध्यान रखिएगा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान इनकी पुस्तक है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, द हु वेयर द शूद्राज, ये भी इनकी पुस्तक है। इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मूक नायक। ठीक है, मूक नायक का प्रकाशन 1920 में। बहिष्कृत भारत भी पत्रिका है 1927। समता, समता भी है 1928। जनता भी है 1930 और प्रबुद्ध भारत 1956, ये इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। ठीक है, ये सब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है, बी.आर. अंबेडकर की बात करें, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली किंकर दत्त। ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त की रचना है ये, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। इसका प्रकाशन 1957 के में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सभी पता है, जगदीशपुर यानी बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ये कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा। ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें देख लेते हैं, ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आवर इंडियन मुसलमान्स, आवर इंडियन मुसलमान्स, ये जो है किसकी पुस्तक है? तो W. हंटर की पुस्तक है ये। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, शायद TRE 1 में पूछा गया था ये। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता की पुस्तक है ये। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये BD सावरकर की पुस्तक है, कल ही बताया था इसके बारे में। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये RC मजूमदार की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन
इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये दोनों पुस्तक ध्यान रखिएगा भगत सिंह की है। बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है। द फिलासफी ऑफ बम इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पूछा गया था, शायद टीआरई 2 या 3 में पूछा गया था, 6 to 8 में जो सब्जेक्ट वाला पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की पुस्तक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी धर्मपाल की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, ये पूछा ही गया आपके एग्जाम में, अभी हमने पीछे देखा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियंस ये सीआर दास की पुस्तक है, ठीक है, ये सीआर दास की पुस्तक है। आप लोग बताइए कि इंडिया फॉर इंडियंस का नारा जो था वो किसने दिया था? कल की क्लास में मैंने बताया था कि इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था, लेकिन ये पुस्तक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सीआर दास की पुस्तक है। नील दर्पण देखिए पूछा गया है, ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह पर आधारित है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। देशियर कथा बांग्ला भाषा में था, ये सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक है, ये टीआरई 1 में शायद पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी चौपट राजा ये दोनों पुस्तक हरिश्चंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। मदर इंडिया लेडी कैथरीन मियो की पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन अनरेस्ट पूछा गया है, ये वेलेंटाइन सिरुल की पुस्तक है। हिंदुत्व बी डी सावरकर का है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनियस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी 1983 ये किसकी पुस्तक है? तो ये धर्मपाल की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी ये धर्मपाल की पुस्तक है। और दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की है, अभी आगे प्रश्न आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? अभी मैंने बताया था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका है दोनों, तो ये एनी बेसेंट का है, ठीक है। न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया यानी नव भारत, कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है नव भारत, तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्र संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था, ठीक है। दातव्य की कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आप सभी को पता है कि जो होम रूल लीग था इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1916 में, और इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था? तो अड्यार मद्रास में किया था। और ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उसी से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी। अभी मैंने बताया ये किसकी पुस्तक है? तो ये धर्मपाल की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये धर्मपाल की पुस्तक है। नेक्स्ट है, धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांदला में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में से प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी है। ये जो और सारी पुस्तकें हैं यानी माय थॉट्स, लेटर, पर्सनेज, ये सब भी मॉन्टेस्क्यू की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए ये 2 बार प्रश्न बना है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी पूछा गया था ये। तो ये किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है, इनके अन्य पुस्तकें हैं बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो ये पहला है एडवोकेट ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक नहीं है। ये किसकी पुस्तक है? तो ये दुर्गादास बसु की पुस्तक है। ये दुर्गादास बसु की पुस्तक है, यानी डीडी बसु की पुस्तक है ये। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, अभी मैंने बताया था। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं ये इनकी पुस्तक नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर किसकी है? तो बीएम मालाबारी की पुस्तक है ये, बीएम माला बारी की ये पुस्तक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो है दूसरा ही सुमेलित है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर के तो बीएम मालाबारी। ठीक है। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करा कौन सा सही है? पहला है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अभी मैंने बताया था पीछे द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये किसकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही नहीं थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जो ब्रह्मदत्त थे ये तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो ये तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। ये करेक्ट है, अभी पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। तो इसमें कौन सा सही हुआ? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसमें द इंडियन स्ट्रगल में 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख मिलता है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के वर्धा के पास पवनार नामक गांव में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी कब? 17 अक्टूबर 1940 को। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टीजीटी का प्रश्न है, टीआरई 2 में पूछा गया था। देखिए, मध्य गंगा का मैदान है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। ये महाजनपद जो है ये वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद ये वर्तमान पटना, गया, शाहाबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी देख लेते हैं। इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटिलपुत्र। ध्यान रखिएगा, पुरानी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी, और बाद में पाटिलपुत्र बनी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाटिलपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? काशी, वाराणसी, कौशल की राजधानी अयोध्या, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सुतिमती, पंचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य 2 राजधानी थी। कुरु हस्तिनापुर, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक इसकी जो है राजधानी पोटन थी, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, गंधार की राजधानी पेशावर और कंबोज की राजधानी क्या थी? तो राजापुर इसकी राजधानी थी। ये सारी राजधानी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये तक्षशिला में थे। ठीक है, ऑप्शन सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, और चाणक्य ने किसकी रचना की है? तो अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, अर्थशास्त्र। और ये किसकी पुस्तक है? तो ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है।
प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ, ये आपका पीआरटी में पूछा गया था। लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, मेहरौली में, कुतुब मीनार के पास है, ये है ऑप्शन बी। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है और इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। गुप्त वंश का शासक था। गुप्त काल में नव निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है और जो इसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। दक्षिणापथ पूछ रहा है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहां से कहां तक? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है और दक्षिणापथ का तात्पर्य होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता जो था ये किस देश के था निवासी? ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन बी मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका में मोरक्को का निवासी था। और किसके समय में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह आया था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 में पहुंचा था। ठीक है, ये 1333 में पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इब्न बतूता को किसने काजी नियुक्त किया था दिल्ली का? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, प्रमुख विदेशी यात्री और उनके आगमन का काल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है और किसके समय में आया था, ये भी अक्सर पूछा जाता है। ये मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज यूनान का था। 302 ईसा पूर्व में ये भारत में आया था और किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, ये यूनान का था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फायान की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, तो 399 से 414 ईस्वी तक और ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश के समय में आया था। ये ह्वेनसांग इंपॉर्टेंट है, ये 630 से 644, ये हर्षवर्धन के समय में आया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। अलबरूनी ये ईरान का था, अलबरूनी ईरान का था, तो 1024 में आया था महमूद गजनवी के समय में। इब्न बतूता अभी देख मैंने बताया मोरक्को में का था ये और 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था और 1292 में आया था पांड्य वंश में यानी दक्षिण भारत में आया था ये। निकोलो कॉन्टी ये भी इटली का था, 1420 ईस्वी में आया था विजयनगर साम्राज्य में। अब्दुल रज्जाक ये ईरान का था, तो 1443 में आया था देवरा द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में। बर्नियर ये फ्रांस का था, तो 1656 में आया था। ये शाहजहां व औरंगजेब के समय में भारत आया था। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ के निवासी थे, किसके समय में आए थे, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद ईवीएस, ऐसे ही सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।